हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए एजुकेशन वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन जो है क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है, इसका जो तीसरा लेक्चर है वो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन जो है नव निश्चयवाद जो है यहाँ से जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग का नाम है नव निश्चयवाद। क्या है? नव निश्चयवाद। अगर बात करें तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखी जाए तो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, यानी एग्जामिनर जो है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, वो है आपकी नव निश्चयवाद। ठीक है, नव निश्चयवाद। इस पर आपको स्टार लगा लेने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, नव निश्चयवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या समझना है इसके बारे में? तो देखिए, अपन ने जो है पहले अपन ने बात की प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, और उससे पहले अपन जो है अपन प्रकृति का मानवीकरण देखा और मानव का प्राकृतिकरण भी देखा। ठीक है, इसके अलावा एक और जो नई संकल्पना है जिसका नाम है नव निश्चयवाद। ठीक है, तो देखिए, नव निश्चयवाद जो है ये दो विचारों से प्रेरित है। कौन कौन से विचार हैं? तो नव निश्चयवाद दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच के मध्य मार्ग को प्रदर्शित या स्पष्ट करता है। तो आपका जो नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है, ये दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन जो है लास्ट वीडियो में जो है चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है इसका अर्थ क्या होता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब जो होता है कि जो मानव है ना, जो आदि मानव था, वो सब कुछ यानी सब जो चीज़ होती है इसके लिए जो है प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, जो आदि मानव था वो किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। यानी वो जो है खेती करना बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो क्या है? वो पशुओं को मार कर खाता था। ठीक है, और वो जो है आग जलाना नहीं जानता था, वो पत्थरों से आग जलाता था। तो वो क्या था? पर्यावरणीय निश्चयवाद था। यानी जो मानव है वो किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। यानी उस समय जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इसका विकास नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। और आपका जो संभववाद है, क्या है? जो आपका संभववाद है, देखिए, जो आपका संभववाद है यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो है वो मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं रहा। उसने क्या है? प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, यानी टेक्नोलॉजी का क्या कर लिया? विकास कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा वो सभी कामों को आसानी से करने लगा। इसी को क्या है? संभववाद कहा गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है नव निश्चयवाद की बात की गई है। किसकी बात की गई है? नव निश्चयवाद की बात की गई है। तो ये नव निश्चयवाद क्या है? जो नव निश्चयवाद जो है ये दो विचारों, कौन कौन से विचारों? पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। ठीक है, इन दोनों के बीच के मार्ग को यानी मध्य के मार्ग को प्रदर्शित या स्पष्ट करता है। यानी नव निश्चयवाद कहता है कि न तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जिससे कि प्रकृति में क्या हो जाए? छेड़खानी हो जाए, और जो है अपन को प्रकृति को साथ लेकर चलना है। प्रकृति के साथ अपन को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, ये नव निश्चयवाद का क्या है? नव निश्चयवाद जो सिद्धांत है, नव निश्चयवाद जो है थ्योरी, इसकी जो है संकल्पना है। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका नव निश्चयवाद है ये ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ये ग्रिफिथ टेलर ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और हर बार बनता भी है कि जो है नव निश्चयवाद के नव निश्चयवाद जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो आपको आंसर देना है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। ठीक है, और इसे किसका नाम दिया? रुको और जाओ जो है निश्चयवाद का नाम दिया। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो है नव निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए, आपको लिखना है कि जो नव निश्चयवाद है वो आपका, जो नव निश्चयवाद है वो दो विचारों से प्रेरित है। कौन कौन से? पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। और जो है नव निश्चयवाद दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और जो संभववाद है, इन दोनों के बीच अर्थात मध्य के मार्ग को प्रदर्शित या स्पष्ट करता है। और इस संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे, और उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। बस इतना आपको याद करना है। आगे देखिए, यह जो संकल्पना है यह दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यानी पर्यावरण निश्चयवाद की स्थिति है, और न ही यहाँ नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। देखिए, इसका क्या अर्थ है, यानी इस पैराग्राफ का क्या अर्थ है आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो ये क्या है? यानी ये जो संकल्पना है, यानी नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है, ये क्या दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है,
कि जो है अपन जो है किसका जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास करते जाएं, यानी नितांत आवश्यकता की भी स्थिति नहीं है। ठीक है, यानी पर्यावरण निश्चयवाद भी आपको ज़्यादा तरह से हावी नहीं करना है, और न ही यहाँ नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। यानी स्वतंत्रता का मतलब है कि यहाँ पर आप प्रौद्योगिकी का जो है गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो, यानी प्रौद्योगिकी का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, आप स्वतंत्र भी ज़्यादा स्वतंत्र भी नहीं हो। ठीक है, बल्कि इसका अर्थ क्या है नव निश्चयवाद का, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या है नव निश्चयवाद का। ठीक है, तो नव निश्चयवाद का अर्थ है जो प्राकृतिक नियम है, यानी जो प्रकृति के नियम है उनसे अपन को क्या नहीं करनी, छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, यानी उनसे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बल्कि जो है प्रकृति के जो नियम है उनका अपन को अनुपालन करना है। ठीक है, उनका अनुपालन करना है, और उसके अनुपालन करते हुए अपन को जो है प्रकृति पर विजय स्थापित करनी है। ठीक है, अर्थात उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करते हों। ठीक है, यानी सीमाओं में रहना है, जो पर्यावरण को नुकसान अपन को नहीं पहुंचाना है। इस जो संकल्पना है इसमें यह कहा गया है ना, यानी आपको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, और संभववाद को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी पर्यावरण को जो है हानि नहीं पहुंचानी है, और जो संभववाद को क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये जो संकल्पना थी ये आपकी नव निश्चयवाद की संकल्पना थी। ठीक है, बहुत सिंपल है, छोटी सी संकल्पना है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच के मार्ग को जो प्रदर्शित करती है वो कौन सी संकल्पना है, नव निश्चयवाद संकल्पना है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था, और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। ये संकल्पना क्या दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही यहाँ नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। इसका अर्थ क्या है, बल्कि इसका अर्थ है कि जो प्रकृति के नियम हैं उनका अपन को अनुपालन करना है, और नियमों का अनुपालन करते हुए अपन को प्रकृति पर विजय स्थापित करनी है। ठीक है, और जो है उन सीमाओं में रहना है कि जो पर्यावरण को अपन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और यदि अपन ऐसा करते हैं तो संभववाद को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये संकल्पना यह दर्शाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है जो आपकी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है जहाँ से एग्जामिनर जो है हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर में 100% जो है हर बार एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो आपका इस हेडिंग से पूछता है, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ठीक है, यहाँ से जो है एक या दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो अपन जो है इस चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तो इसके बाद अपन जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर PYQ है ना, PYQ क्वेश्चन जो है वो भी लेके आऊँगा, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो भी अपन लेके आएंगे, यानी जो पिछले साल के पेपर हैं उनको लेके आएंगे। और इस चैप्टर से आपको जो है हर एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो 2025 का आपका एग्ज़ाम हो भूगोल का, चाहे 2024 का हो, 2023 का हो, या फिर 2022 का, ठीक है, वहाँ पर आपको इस हेडिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये हेडिंग आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो सबसे पहला देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र। तो जो मानव भूगोल है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं जो आपको यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है सामाजिक भूगोल। ये सामाजिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल का क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, मानव भूगोल का एक क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल के क्या है, उप क्षेत्र हैं जो आपको याद करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल के, है ना, यानी सामाजिक भूगोल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक भूगोल के किन्हीं दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए सामाजिक जो भूगोल है यहाँ पर इसके 7 जो है उप क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, सामाजिक भूगोल के 7 उप क्षेत्र दिए हुए हैं। यहाँ से एग्जामिनर जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक भूगोल की जो है कोई 2 उप क्षेत्र जो है इनका नाम लिखिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 2025 के एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर 2 नाम लिखने थे। ठीक है, तो 7 आपको ये याद कर लेने हैं, कहीं से भी आपको पूछे तो आपको कोई सा भी यहाँ पर 2 जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद करना है सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। तो सबसे पहला है व्यवहारवादी भूगोल। कौन सा भूगोल,
व्यवहारवादी भूगोल। ठीक है, साथ साथ बोले जिससे कि आपको ये अच्छे से क्या है याद हो जाए और बाद में आप इसका क्या है रिवीजन कर सकते हो। तो व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, ये आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है जिसमें आपको व्यवहार के बारे में, भूगोल के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक कल्याण का भूगोल। ठीक है, यहाँ पर जो है समाज के कल्याण पर क्या है जोर दिया जाता है, ये भूगोल है। ठीक है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है। नेक्स्ट है तीसरा अवकाश का भूगोल। ठीक है, अवकाश का भूगोल। ठीक है, और चौथा है आपका सांस्कृतिक भूगोल, यानी सामाजिक भूगोल के ये उपक्षेत्र हैं। चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, पांचवा है आपका लिंग भूगोल। कौन सा भूगोल? लिंग भूगोल। ठीक है, छठवां है ऐतिहासिक भूगोल और सातवां है चिकित्सा भूगोल। बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है अपनी कॉपी रजिस्टर जिसमें लिख रहे हो उसमें आपको अच्छे से लिख लेने हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर जो है हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसीलिए आपको अच्छे से इनको जो है याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये आपके 7 उपक्षेत्र जो हैं वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो है किन्हीं 2 का नाम पूछता है या फिर एमसीक्यू टाइप में पूछता है, तो आपको अच्छे से वहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, यदि आपको याद होंगे तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए अपन ने जो है सामाजिक भूगोल के 7 उपक्षेत्र देखे। अब अपन को सेकंड जो मानव भूगोल का क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं। कितने उपक्षेत्र हैं? 2 उपक्षेत्र हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि जो है सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है, तो सामाजिक भूगोल के तो 7 उपक्षेत्र थे, राजनीतिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र हैं? 2 उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं। तो सबसे पहला उपक्षेत्र कौन सा है? निर्वाचन भूगोल। यहाँ पर जो है निर्वाचन का अर्थ है जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है ना, जो अपना भारत है इसका जो है निर्वाचन जो क्षेत्र है इनका सीमांकन किया जाता है, तो उसमें इसका निर्वाचन भूगोल का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट है आपका सैन्य भूगोल। ठीक है, सैन्य भूगोल, तो ये आपके राजनीतिक भूगोल के क्या रहने वाले हैं? उपक्षेत्र रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको समझना है, तो अच्छे से आपको इसको याद करना है जिससे कि आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो है ज्योग्राफी का, इसमें आपका जो सपना है 100 to 100 आउट ऑफ 100 का जो सपना है वो आपका साकार हो। ठीक है, इसके लिए अपन को जी और जान लगा देनी है। तो देखिए आपसे एक लास्ट अपन जो है एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद जो है अपन इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपसे कि जो है आपकी कौन सी संकल्पना है? नव निश्चयवाद संकल्पना। ठीक है, नव निश्चयवाद जो संकल्पना है इसके जो है प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, नव निश्चयवाद जो संकल्पना है, नव निश्चयवाद जो संकल्पना है इसके प्रतिपादक कौन थे? इसका कमेंट बॉक्स में आपको क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है, अच्छे से आपको आंसर देना है। बिल्कुल, नव निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? अच्छे से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।